Hello students, welcome to this YouTube channel. In this video we will see model paper set 4th सामाजिक विज्ञान कक्षा 10। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इससे पहले मैंने इंग्लिश के वीडियो अपलोड किए थे और अभी हाल ही में इंग्लिश का पेपर हुआ है जिसमें कि बहुत सारे प्रश्न जो हैं उस मॉडल पेपर से आए थे। खास करके जो ऐसे हैं, डू एज डायरेक्टेड हैं, ये सारे छोटे छोटे प्रश्न जो हैं मॉडल पेपर से ही आए थे। तो आप ये मॉडल पेपर जो है एग्ज़ाम देने जाने से पहले अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है प्रश्न दिया हुआ है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसके अंतर्गत फर्स्ट दिया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न इसमें सरकार द्वारा बिजली की सुविधा प्रदान की जाती है। ऑप्शन अ है अतिरिक्त बिजली का उपयोग करने के लिए, ऑप्शन ब है पैसा कमाने के लिए, ऑप्शन स है सार्वजनिक हित के लिए, ऑप्शन द है सरकारी कार्यालयों के लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन स सार्वजनिक हित के लिए। दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है किसानों की दास्तां समाप्त हुई। ऑप्शन अ है 1961 में, ब है 1861 में, स है 2005 में, द है 2016 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ब सन 1861 में। क्वेश्चन नंबर 3 सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है। इसका ऑप्शन अ है राज्य व्यवस्था, ऑप्शन ब है लाभ, ऑप्शन स है कर, ऑप्शन द है बजट। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन स कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 उपनिवेशों की समाप्ति के लिए आवश्यक है। ऑप्शन अ राष्ट्रवादी भावना, ऑप्शन ब दुर्बलता, ऑप्शन स निर्बलता, ऑप्शन द निरंकुशता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन अ राष्ट्रवादी भावना। क्वेश्चन नंबर 5 है नियमगिरी है। ऑप्शन अ एक आंदोलन, ऑप्शन ब एक पर्वत, ऑप्शन स एक नियम, ऑप्शन द एक राजा। तो इसका सही आंसर है आंसर ब एक पर्वत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला रिक्त स्थान है नाइजीरिया के राष्ट्रवादी और प्रथम राष्ट्रपति डैश थे। तो इसका आंसर जो है नीचे दिया गया है। ये जो थे नमादी आजिकीवे, ये जो है राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति कहाँ के? नाइजीरिया के राष्ट्रवादी और प्रथम राष्ट्रपति थे। सेकंड क्वेश्चन है धरती पर कोयला डैश के साधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका उत्तर है शक्ति। थर्ड है रैचल कार्सन की चर्चित पुस्तक का नाम डैश है। तो इसकी जो है चर्चित पुस्तक का नाम जो है निस्तब्ध बसंत है। फोर्थ है भारत में सर्वाधिक भाग पर पाया जाने वाला धात्विक खनिज डैश है। तो इसका आंसर है लौह अयस्क भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। थर्ड है भारत में वयस्क मताधिकार डैश वर्ष की आयु पूर्ण होने पर प्राप्त होता है। तो हम जानते हैं कि वोटिंग का जो अधिकार है वो 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर मिलता है। तो नीचे सभी के आंसर दिए गए हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। प्रश्न स है उचित संबंध जोड़िए। ये 5 मार्क्स का है। खंड क और खंड ख दिए गए हैं। पहला है व्यावसायिक हित समूह, ये ऑप्शन डी से मिलेगा। डॉक्टर, शिक्षा और कर्मचारी ये व्यावसायिक हित समूह होते हैं। दूसरा है रूस में औद्योगिकरण, ये ऑप्शन सी से मिलेगा, सन 1880 में हुआ था। थर्ड है खनिज तेल जो ऑप्शन ए से मिलेगा। जैविक संसाधन। फोर्थ है मुद्रा का स्वरूप, ये जो है ई से मिलेगा, बैंक में चालू खाता। पांचवा है बड़ा अफ्रीकी देश, ये जो है ब से मिलेगा, नाइजीरिया। नेक्स्ट प्रश्न दूसरा है जीवन प्रत्याशा क्या दर्शाती है। 2 नंबर का है। उत्तर है जीवन प्रत्याशा जन्म के समय एक व्यक्ति के औसत अनुमानित जीवन काल को दर्शाती है। यह एक अनुमान लगाती है कि एक बच्चा कितने दिनों तक जीवित रह सकता है। प्रश्न 3 है हरित क्रांति किसे कहते हैं। उत्तर उन्नत किस्म के बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा आधुनिक तकनीकी से फसल उत्पादन में वृद्धि करना हरित क्रांति कहलाता है। प्रश्न 4 है खनिज किसे कहते हैं। उत्तर भूगर्भ से खोद कर निकाले जाने वाले पदार्थ को खनिज कहते हैं, जैसे लोहा, मैंगनीज आदि। प्रश्न 5वां है जापान ने किस परिस्थिति में आत्मसमर्पण किया था। उत्तर मित्र देश ने 1945 में जर्मनी और इटली पर विजय प्राप्त कर ली थी, अतः अमेरिका ने अगस्त 1945 में बचे हुए धुरी देश जापान को मजबूर करने के लिए उसके 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। उसके तुरंत बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। प्रश्न 6 है साम्राज्यवाद क्या है। उत्तर कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी दुर्बल राष्ट्र पर अधिकार कर लेता है तो उसके आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर शक्तिशाली राष्ट्र का नियंत्रण स्थापित हो जाता है और वह उस दुर्बल राष्ट्र का शोषण करने लगता है, यही साम्राज्यवाद है। प्रश्न नंबर 7 भाषा आधारित प्रदेश गठन के क्या क्या सकारात्मक प्रभाव हुए। उत्तर भाषाई आधार पर राज्य बनाने से भारत का विघटन नहीं हुआ बल्कि राष्ट्रीय एकता को बल मिला, क्योंकि विभिन्न भाषा बोलने वालों
ने देश में अपने लिए एक सम्मानजनक जगह पाई और अपनी भाषा व संस्कृति को विकसित करने का मौका पाया। भाषाई आधार पर राज्य बनने से प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि हुई, क्योंकि छोटे राज्य में प्रशासन एवं सुव्यवस्था बनाना आसान हो गया। क्षेत्रीय आकांक्षाएं संतुष्ट होने से क्षेत्रीय विकास तेजी से हुआ तथा स्थानीय लोगों को स्थानीय संसाधनों के लाभ मिलने लगे। प्रश्न 8 है, अमेरिका उपनिवेशवाद को क्यों खत्म करना चाहता था? उत्तर, सोवियत रूस उपनिवेशों को समर्थन दे रहा था तो अमेरिका कहाँ पीछे रहने वाला था। अमेरिका भी चाहता था कि उपनिवेश जल्द ही स्वतंत्र हो जाए तथा रूस समर्थित दल वहां पर सत्ता में न आए। साथ में वह चाहता था कि सत्ता उन देशों के उच्च वर्गों को सौंप दी जाए ताकि वह साम्यवादी विचारों का प्रतिरोध करें। दूसरी तरफ अमेरिका यह चाहता था कि वह रूस को घेरते हुए संपूर्ण विश्व में सैनिक अड्डे बनाए ताकि युद्ध की स्थिति में वह काम आए। यह यूरोपीय देशों के पुराने उपनिवेशों में ही संभव था। इस प्रकार अमेरिका उपनिवेशों को स्वतंत्र भी करवाना चाहता था तथा उनका फायदा भी उठाना चाहता था। प्रश्न 9 देखते हैं। प्रश्न 9 है, सूखे की स्थिति में कृषक व मजदूर जीवन यापन के लिए किन पर निर्भर होते हैं? उत्तर, सूखे की स्थिति में कृषक और मजदूर जीवन यापन के लिए सरकार की योजनाओं, अकाल राहत कार्य और अन्य सरकारी योजनाओं पर निर्भर रहते हैं। प्रश्न 10, नियमगिरी सत्याग्रह की जीत किसके निर्णय से हुई? उत्तर है, नियमगिरी सत्याग्रह की जीत सन 2013 में सर्वोच्च न्यायालय के एक महत्वपूर्ण निर्णय से हुई, जिसके अनुसार पीसा एक्ट के तहत आदिवासी क्षेत्र की 12 ग्राम सभाओं को इस बात के लिए मतदान करना था कि नियमगिरी में खनन होगा या नहीं। अंततः सभी ग्रामवासियों ने खनन के विरोध में मतदान किया। प्रश्न 11, संसाधन प्रबंधन के प्रमुख उपायों की चर्चा कीजिए। उत्तर, संसाधन प्रबंधन के प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है, वैकल्पिक संसाधनों पर जोर। जिन संसाधनों से प्रदूषण अधिक होता है उनके वैकल्पिक संसाधनों पर जोर देना चाहिए। जैसे जहां तक संभव हो सके कोयले का उपयोग न करके प्राकृतिक गैस का उपयोग करना चाहिए। लंबे समय के लिए ऊर्जा के स्रोत हेतु सौर ऊर्जा एवं पवन शक्ति का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है, संसाधनों का नवीनीकरण करना। इसे करने के लिए पर्यावरण संबंधित कई नियम और मापदंड बनाए गए हैं। इनके नियमों का पालन करना एवं करवाना जरूरी है। उदाहरण के लिए फर्स्ट पॉइंट, कचरे को अलग अलग करके पुनर्चक्रण करना। सेकेंड पॉइंट, उद्योगों पर अनिवार्य रूप से प्रदूषण नियंत्रण के उपकरण लगाने का नियम। थर्ड पॉइंट, अलग अलग क्षेत्रानुसार सरकार द्वारा सार्वजनिक वेस्ट ट्रीटमेंट संयंत्र लगाना। फोर्थ, विशेष प्रदूषक पदार्थों की जांच करना और उन पर कड़ा नियंत्रण रखना, जैसे मरकरी, लेड, क्रोमियम आदि। थर्ड पॉइंट है, संसाधनों का समुचित उपयोग। आज जिस प्रकार भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने की होड़ मची हुई है, इससे संसाधन का बहुत दुरुपयोग हो रहा है। जिस प्रकार कुछ लोग जरूरत से ज्यादा संसाधनों का उपयोग अपने जीवन यापन के लिए करते हैं, उसी प्रकार सभी मनुष्य करने लगे तो पृथ्वी की इस जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति के लिए 4 पृथ्वी की जरूरत पड़ेगी। इस विषय पर गांधी जी ने कहा था कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी एक के लालच की संतुष्टि के लिए अपर्याप्त है। अथवा में एक प्रश्न दिया गया है, एक अनुच्छेद लिखिए कि भारत को कैसे विकसित किया जा सकता है। उत्तर, भारत को विकसित करने हेतु सबसे पहले भारत से भ्रष्टाचार को मिटाना होगा। दूसरा, सभी के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था करके अशिक्षा को मिटाना होगा। प्राकृतिक संसाधनों एवं राष्ट्रीय का सम्मान वितरण एवं ग्रामीण विकास एवं कृषि विकास कार्यक्रमों को पूरी ईमानदारी से लागू करना होगा। विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में विकास करना होगा। उसके अलावा इस बात पर ध्यान देना होगा कि किसी भी देश का विकसित होना केवल सरकार के कार्यक्रमों एवं नीतियों से संभव नहीं है। इसके लिए देश के हर नागरिक को पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को पूरा करना होगा, तभी हमारा देश विकसित देश बन सकता है। प्रश्न 12, वर्साय की संधि से जर्मनी को क्या हानि उठानी पड़ी? उत्तर, राज्य के एक वित्तीय वर्ष के दौरान सभी उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य है। इसमें ये आंसर गलत दिया गया है। वर्साय की संधि से जर्मनी को क्या हानि उठानी पड़ेगी, यहाँ पे ये आंसर गलत लिखा हुआ है। मैं गूगल से खोज के आपको आंसर इसमें दिखा रही हूँ। तो इसमें जो है वर्साय की संधि का ये जो है कारण यहाँ पे लिखा हुआ है
जैसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद पराजित जर्मनी ने 28 जून 1919 के दिन वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए। इसकी वजह से जर्मनी को अपनी भूमि के एक बड़े हिस्से से हाथ धोना पड़ा। दूसरे राज्यों पर कब्जा करने की पाबंदी लगा दी गई, उसकी सेना का आकार सीमित कर दिया गया और भारी क्षतिपूर्ति थोप दी गई। वर्साई की संधि को जर्मनी पर जबरदस्ती थोपा गया था। इस कारण एडोल्फ हिटलर और अन्य जर्मन लोग इसे अपमानजनक मानते थे और इस तरह यह संधि द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों में से एक थी। तो ये जो है उसके नुकसान थे। अब इसके बाद अथवा में जो प्रश्न दिया गया है, प्रथम विश्व युद्ध के कोई 5 परिणाम लिखिए। उत्तर, प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख 5 परिणाम निम्नलिखित हुए। पहला, 3 राजवंशों की समाप्ति। प्रथम महायुद्ध ने यूरोप के 3 प्राचीन एवं शक्तिशाली राजवंशों को समाप्त कर दिया। ये राजवंश थे रूस का रोमेनाफ, ऑस्ट्रिया हंगरी का हैप्सबर्ग और जर्मनी का होहेंजोलर्न। इस प्रकार इन देशों में निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर जनतंत्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया। पॉइंट नंबर 2, सामाजिक परिणाम। महायुद्ध के बाद स्त्रियों की स्वतंत्रता आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। लाखों की संख्या में पुरुष युद्ध में फंस गए तो स्त्रियों ने कारखानों दफ्तरों में काम किया, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ी। उनका युद्ध के दौरान काफी सहयोग रहा। मजदूर वर्ग के अधिकारों और मतों में वृद्धि हुई। मजदूरों के आंदोलनों को रूस की क्रांति से बड़ी प्रेरणा मिली। थर्ड पॉइंट है सैन्य प्रवृत्ति का प्रबल होना। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद भविष्य में सुरक्षा हेतु विश्व के प्रायः सभी राष्ट्रों ने अपनी सेना में अत्यधिक वृद्धि कर ली, क्योंकि विजेता राष्ट्रों के उत्तरदायित्व एवं महत्वाकांक्षाओं में अत्यधिक वृद्धि हो गई थी। फोर्थ पॉइंट, अमेरिका के महत्व में वृद्धि। इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों के लिए विजित करने में अमेरिका की शक्ति एवं संसाधनों ने बहुत योगदान दिया। अमेरिका का मित्र राष्ट्रों के पक्ष में युद्ध में भाग लेने के कारण ही मित्र राष्ट्रों की शक्ति में वृद्धि हो गई थी। अमेरिका के युद्ध में प्रवेश के साथ ही युद्ध का पासा पलट गया था, अतः युद्ध के बाद अमेरिका के महत्व एवं प्रभाव में वृद्धि हुई। फिफ्थ पॉइंट, अल्पसंख्यकों की समस्या। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप केंद्रीय यूरोप के अनेक राज्यों में अल्पसंख्यक जाति के लोग निवास कर रहे थे। नए राज्यों ने उनके अधिकार, संरक्षण और उत्कर्ष की नई जटिलताएं खड़ी कर दी। इससे राजनीतिक वातावरण अशांत हो गया और जातीय विद्वेष की अग्नि प्रज्वलित और प्रसारित हो गई। 13 क्वेश्चन है, औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। उत्तर, औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है कच्चा माल। कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में और समीप ही होना चाहिए। उद्योग को इसकी पूर्ति लगातार होती रहनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है उद्योग के शीघ्र विकास के लिए सस्ती ऊर्जा प्राप्त होनी चाहिए। ऊर्जा की आपूर्ति भी पर्याप्त होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है यातायात की सुविधाएं। यातायात की आवश्यक सुविधा होनी चाहिए ताकि कच्चा माल कारखाने से आसानी से लाया तथा ले जाया जा सके। फोर्थ पॉइंट है उद्योग के विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में पूंजी होनी चाहिए। पूंजी से ही मशीनें तथा कच्चा माल खरीदा जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट है प्रशिक्षित श्रमिक। उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक प्रशिक्षित, परिश्रमी तथा निपुण होने चाहिए। वे आवश्यकता अनुसार उपलब्ध होने चाहिए। छठवां पॉइंट है तैयार माल की मांग। तैयार माल की बाजार में अच्छी मांग होनी चाहिए, इसलिए बाजार भी उद्योग के निकट स्थित होना आवश्यक है। वास्तव में उद्योगों की स्थापना एक जटिल प्रक्रिया है। इनकी स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक पूंजी, शक्ति के साधन इत्यादि की उपलब्धता से प्रभावित होती है। इन सभी कारकों का एक साथ एक स्थान में उपलब्ध होना असंभव है, इसलिए विनिर्माण उद्योग के लिए वही स्थान उपयुक्त है जहां ये कारक या तो उपलब्ध हो या इन्हें कम लागत पर उपलब्ध कराया जा सके। अथवा में अगला प्रश्न दिया है, एक लोकतंत्र और फांसीवादी तानाशाही में आप क्या फर्क देख पा रहे हैं। उत्तर, पहला पॉइंट है लोकतंत्र सबकी सहमति पर आधारित व्यवस्था है, जबकि फांसीवादी तानाशाही में एक दल एवं विचारधारा का ही वर्चस्व था। सेकेंड पॉइंट है लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, फांसीवादी तानाशाह में एक ही विचारधारा की सत्ता होती है। थर्ड पॉइंट है लोकतंत्र में निर्णय आम सहमति से होते हैं, फांसीवादी तानाशाही में निर्णय सर्वोच्च सत्ताधारी ही करते हैं। फोर्थ पॉइंट है लोकतंत्र में लोगों
को अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, फांसीवादी में लोगों को ऐसी कोई आज़ादी नहीं होती। 5th पॉइंट है, लोकतंत्र में सरकार के निर्णय का विरोध करने वालों को कोई सजा नहीं दी जाती। तानाशाही में सरकार के निर्णय का विरोध करने की इजाज़त नहीं होती है, फिर भी यदि कोई ऐसा करता है तो उसे मौत की सजा दी जाती है, दी जाती थी। प्रश्न 14 है, जनगणना के आंकड़े हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं? उत्तर, जनगणना के आंकड़े हमारे लिए विकास के उद्देश्य से बहुत उपयोगी हैं। इन आंकड़ों के आधार पर हम आगे की विकास योजनाएं बनाते हैं, जैसे साक्षरता की दर कितनी है, आगे किस प्रकार बढ़ाना है, पिछले 10 वर्षों में अपनी योजनाओं के लक्ष्य कहाँ तक प्राप्त किए या कहाँ तक असफल हुए, महिला पुरुष अनुपात पहले कितना था, उसमें कितना सुधार हुआ है, आगे क्या प्रयास करने हैं। आय के स्तर से हम पता लगाते हैं कि आर्थिक विकास कितना हुआ, आगे किस प्रकार आर्थिक विकास की योजना बनाना है। इस प्रकार विकास की तुलना करने और आगे की योजना बनाने हेतु जनसंख्या के आंकड़े बहुत उपयोगी हैं। अथवा में एक प्रश्न दिया, संविधान निर्माण के प्रदेश पुनर्गठन योजना आयोग व विदेश नीति के आधारों पर प्रथम प्रधानमंत्री की भूमिका व योगदान स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पंडित नेहरू राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रणी नेता तथा देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, अतः निश्चित रूप से देश के आधारभूत ढांचे को विकसित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। पहला पॉइंट है, संविधान निर्माण। संविधान सभा के सदस्य के रूप में पंडित नेहरू की महत्वपूर्ण भूमिका थी। स्वतंत्रता से पूर्व ही नेहरू इस संबंध में काफी काम कर चुके थे। मिश्रित अर्थव्यवस्था एवं संघात्मक शासन व्यवस्था की तथा समाजवादी समाज के निर्माणों का लक्ष्य नेहरू के विचारों का ही प्रभाव था। सेकंड पॉइंट है, प्रदेश पुनर्गठन। नेहरू जी के समय ही राज्य पुनर्गठन कानून 1956 पास हुआ। आज़ादी के बाद भारत में राज्यों की सीमाओं में हुआ यह सबसे बड़ा बदलाव था। इसके तहत 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना हुई। इसी कानून के तहत और बॉम्बे को राज्य का दर्जा मिला। केरल और बॉम्बे को राज्य का दर्जा मिला। संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया जिसके तहत भाषाई अल्पसंख्यकों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। थर्ड पॉइंट है, योजना आयोग में भूमिका। नेहरू जी योजनाबद्ध विकास के पक्षधर थे, अतः उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था के माध्यम से नियोजित विकास की योजना पर अमल किया। उन्होंने प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास हेतु विशाल बांधों एवं नहरों निर्माण तथा ग्रामीण स्तर पर सामुदायिक विकास पर जोर दिया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उन्होंने बड़े उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया। इस प्रकार नेहरू जी की नियोजित विकास की योजनाओं से देश में आधारभूत ढांचे का निर्माण हुआ। फोर्थ पॉइंट है, विदेश नीति। नेहरू ने विदेश नीति के क्षेत्र में गुटनिरपेक्षता आंदोलन को जन्म देकर भारत को अंतर्राष्ट्रीय गुटों की राजनीति से दूर रखा। उन्होंने पड़ोसी देशों से संबंध सुधारने हेतु पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। साथ ही उन्होंने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर नीति पर जोर दिया। गुटनिरपेक्षता की नीति पर चलते हुए भी उन्होंने सोवियत संघ जैसे शक्तिशाली देश से घनिष्ठ संबंध विकसित किए। प्रश्न नंबर 15, साख से क्या आशय है? भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका को समझाइए। उत्तर, साख किसी संस्था या व्यक्ति की वह स्थिति है जिसके आधार पर हम बाजार से कोई वस्तु ले सकते हैं या बैंक से ऋण ले सकते हैं। बाजार में व्यापारिक लेन देन साख के आधार पर ही होता है। बैंक, व्यक्ति या फिर अन्य संस्थाएं हमारी वित्तीय क्षमता का आकलन करके ऋण प्रदान करती हैं, जिससे हम कुछ समय बाद ब्याज सहित लौटाते हैं। कई बार दुकानदार हमें पैसे चुकाने के लिए समय देते हैं। इन्हीं सभी ऋण या ऋण जैसी परिस्थितियों को हम साख कहते हैं। मुद्रा एवं साख की व्यवस्था को बनाए रखने हेतु रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों पर निगरानी रखने का काम करता है। बैंकों की व्यवस्था के कारण ही बैंक खाते मुद्रा का स्वरूप लेते हैं। यह व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक कई नियम बैंकों को लागू करवाती है। उदाहरण के लिए, बैंकों को अपनी सभी डिपॉजिट का 4% भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद में रखना होता है, ताकि जरूरत पड़ने पर उसके पास नकद की कमी ना हो। कई बार बैंक के प्रति अफवाहें फैलती है कि बैंक घाटे में जा रहा है, लोगों के पैसे सुरक्षित नहीं हैं। ऐसी स्थिति में आरबीआई को आगे आकर संभालना होता है, क्योंकि बैंकों की निगरानी करना उसका दायित्व है। भारतीय रिजर्व बैंक यह भी सुनिश्चित करता है कि बाजार में रुपए पैसे की कमी ना हो। यदि रिजर्व बैंक बैंकों पर इस प्रकार नियंत्रण नहीं रखेगा तो लोगों की जमा पूंजी बैंकों में खतरे में पड़ सकती है। यदि रिजर्व बैंक यह नियंत्रण नहीं रखेगा तो बैंकों की साख समाप्त हो सकती है। अथवा में एक प्रश्न दिया, यदि भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों पर नियंत्रण नहीं रखे तो मुद्रा एवं साख व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर, मुद्रा एवं साख व्यवस्था को बनाए रखने हेतु रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों पर निगरानी रखने का काम करता है। बैंकों की व्यवस्था के कारण ही बैंक खाते मुद्रा का स्वरूप लेते हैं। यह व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक कई नियम बैंकों को लागू करवाती है। उदाहरण के लिए, बैंकों को अपनी सभी डिपॉजिट का 4% भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद में रखना होता है,
ताकि जरूरत पड़ने पर उसके पास नकद की कमी ना हो। कई बार बैंक के प्रति अफवाहें फैलती है कि बैंक घाटे में जा रहा है, लोगों के पैसे सुरक्षित नहीं है। ऐसी स्थिति में आरबीआई को आगे आकर संभालना होता है, क्योंकि बैंकों की निगरानी करना उसका दायित्व होता है। भारतीय रिजर्व बैंक यह भी सुनिश्चित करता है कि बाजार में रुपए पैसे की कमी न हो। यदि रिजर्व बैंक बैंकों पर इस प्रकार नियंत्रण नहीं रखेगा तो लोगों की जमा पूंजी बैंकों में खतरे में पड़ सकती है। यदि रिजर्व बैंक ये नियंत्रण नहीं रखेगा तो बैंकों की साख समाप्त हो सकती है। अथवा में एक प्रश्न दिया है, ऋण की सुविधा एक और हमारी आय बढ़ाने में सहायक होती है, वहीं दूसरी ओर हमें कर्ज के जाल में फंसा देती है। कैसे? आसपास के उदाहरण से समझाइए। उत्तर: ऋण अगर औपचारिक क्षेत्र से लिया गया हो तो वह हमारी आय बढ़ाने में सहायता करता है। उदाहरण के लिए, हमारे पड़ोसी श्याम ने किराने की दुकान खोलने के लिए बैंक से 2 लाख रुपए ऋण लिया था। इसके बदले में उसने अपना घर ऋणाधार के रूप में बैंक के पास बंधक बनाया। जब श्याम की दुकान 2 महीने बाद अच्छी चलने लगी तो उसने ऋण की किश्त 10,000 रुपए प्रति माह देना आरंभ किया। धीरे धीरे उसकी दुकान अच्छी चलने लगी और 3 वर्ष में श्याम ने अपना पूरा ऋण चुका दिया तथा घर भी छुड़ा लिया। इस प्रकार ऋण ने श्याम की आय बढ़ाने में सहायता की। गाँव में छोटे मोटे किसानों के पास औपचारिक क्षेत्र से ऋण प्राप्त करने के लिए साख की अभाव रहता है, जिसके कारण उन्हें गांव में ही महाजन से ऋण लेना पड़ता है। इसका ब्याज इतना अधिक होता है कि वे इसको चुका नहीं पाते और उन्हें दूसरा ऋण लेना पड़ जाता है। इस प्रकार गरीब लोग एक बार कर्ज के जाल में फंसते हैं तो उन्हें निकलना मुश्किल हो जाता है। प्रश्न नंबर 16, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गिरे परमाणु बम के क्या दुष्परिणाम हुए? उत्तर: द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया। यह विश्व इतिहास की अभूतपूर्व घटना थी। इस घटना के दूरगामी परिणाम इस प्रकार हुए। पहला पॉइंट, सैकड़ों वर्षों की जापानी सभ्यता का क्षण भर में विनाश हो गया। देखते ही पल भर में जीवन तबाह हो गया। दूसरा पॉइंट, अनेक स्थानों पर मानव संसाधन ही समाप्त हो गए, नरकंकाल ही देखने को बच गए। थर्ड पॉइंट, उस समय जो शिशु माता के गर्भ में थे वे भी खतरे से जूझने लगे, उनका जीवन भी खतरे के साथ जूझने लगा। फोर्थ पॉइंट, परमाणु बम के विस्फोट से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का प्रकोप फैला। श्वासनलिका, चर्म एवं आंखों पर इसके भयंकर दुष्परिणाम हुए। 5 लंबे समय तक देश का विकास रुक गया। सारी सभ्यता मटियामेट होने के बाद नए सिरे से विकास के बारे में सोचना पड़ा। अथवा में प्रश्न है, इंग्लैंड एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में परमाणु निशस्त्रीकरण हेतु चलाए गए अभियान का विवरण दीजिए। उत्तर: इंग्लैंड में परमाणु हथियार विरोध अभियान। लगातार यह मांग उठाई गई कि इंग्लैंड को परमाणु हथियारों के उत्पादन से लेकर किसी भी तरह के प्रयोग से पूरी तरह से दूर रहना चाहिए। अभियान ने यह मांग भी की थी कि इंग्लैंड को हर तरह के परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इस अभियान से जुड़े हजारों कार्यकर्ताओं ने लंदन के वर्कशायर और एल्डरमास्टन यात्रा निकाली। एल्डरमास्टन वर्कशायर में इंग्लैंड का परमाणु प्रतिष्ठान था। एल्डरमास्टन यात्राएं 60 के दशक की शुरुआती वर्षों में लगातार जारी रहीं। प्रसिद्ध दार्शनिक बर्ट्रैंड रसेल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और कमेटी ऑफ 100 का गठन किया। इस समूह ने इंग्लैंड के परमाणु प्रतिष्ठानों के सामने लगातार धरने देने का काम शुरू किया। रसेल ने कहा कि धरने पर बैठना इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि इंग्लैंड के समाचार पत्र परमाणु हथियार विरोधी अभियान के प्रति उदासीन हो गए थे। शीघ्र ही बड़ी संख्या में लोगों ने कमेटी ऑफ 100 की सदस्यता ग्रहण की और लोग लगातार प्रतिष्ठानों के सामने धरने पर बैठने लगे। लगातार धरने पर बैठने और प्रदर्शन करने की नीति तभी कामयाब हो सकती थी जब भारी संख्या में लोग इन प्रदर्शनों में शामिल होते। पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर किए जाने वाले हिंसक दमन, गिरफ्तारियों तथा अत्याचारों ने इस समूह के समर्थकों की गिनती को काफी कम कर दिया। रसेल को 89 वर्ष की उम्र में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके चलते यह आंदोलन ठंडा पड़ गया। अमेरिका, इंग्लैंड की तरह अमेरिका में भी सन 1960 के दशक में परमाणु हथियारों को रोकने के पक्ष में एक महत्वपूर्ण शांति आंदोलन किया गया। सन 1961 में, जिस समय शीत युद्ध अपने शिखर पर था, उस समय अमेरिकी महिलाओं ने शांति के लिए हड़ताल नामक अभियान के तहत अमेरिका के 60 शहरों में यात्राएं निकाली। इन यात्राओं में 50,000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया तथा परमाणु हथियार रहित दुनिया बनाने और शीत युद्ध को खत्म करने के लिए वृहद प्रदर्शन किया। यह अमेरिका में परमाणु हथियारों के खिलाफ होने वाला सबसे बड़ा राजनीतिक प्रदर्शन था। 20 जून 1983 को अमेरिका के 50 से अधिक शहरों में परमाणु निशस्त्रीकरण दिवस मनाया गया। सन 1986 में सैकड़ों लोगों ने परमाणु निशस्त्रीकरण के पक्ष में लॉस एंजलिस में वॉशिंगटन तक की पदयात्रा की। अमेरिका के परमाणु परीक्षण स्थल नवाडा में 80 व 90 के दशक में कई प्रदर्शन किए गए। इसके तहत 1960
के दशक से लेकर शीत युद्ध के अंत तक अमेरिका में परमाणु अस्त्रों को रोकने तथा परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए शांति आंदोलन काफी उल्लेखनीय ढंग से चला तथा उसने कुछ उपलब्धियां भी प्राप्त की। प्रश्न नंबर 17, न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए संविधान के विभिन्न प्रावधान कौन कौन से हैं? उत्तर, न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित प्रावधान हैं। पहला है नियुक्ति प्रक्रिया। न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया ऐसी रखी गई है जिससे वह किसी राजनीतिक दबाव से मुक्त रहें। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। पिछले कई दशकों से यह परंपरा बनी है कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह के अनुरूप ही राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करे, लेकिन मुख्य न्यायाधीश की राय केवल उसकी व्यक्तिगत राय न हो, वह सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के विचारों को प्रतिबंधित करें। इसके लिए कॉलेजियम की व्यवस्था की गई है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद उसका कार्यकाल सुनिश्चित होता है। वे सेवानिवृत्त होने तक अपने पद पर बने रहते हैं। केवल अपवाद स्वरूप विशेष स्थितियों में ही न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है, न कि उनकी नियुक्ति में, न ही उनके वेतन निर्धारण में विधायकों की कोई भूमिका है। इस कारण न्यायाधीश दलगत, राजनीतिक व अन्य दबावों से मुक्त होकर अपना काम कर सकते हैं। न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी अदालत में वकालत कार्य करने की अनुमति नहीं है। अथवा में एक और प्रश्न दिया है। निर्वाचन आयोग के कार्यों को चार्ट द्वारा समझाइए। उत्तर जो है निर्वाचन आयोग, नीचे एक जो चित्र दिया गया है इसमें बीच में गोला बना है, इसमें लिखा है निर्वाचन आयोग के कार्य। सबसे ऊपर पहला वाला लिखा है मतदाताओं को प्रशिक्षण प्रदान करता है। सेकंड साइड में लिखा हुआ है मतदाता सूची तैयार करना इसका काम है। फिर इधर आ जाते हैं दूसरी तरफ, नीचे लिखा है चुनाव रद्द करना, उपचुनाव करवाना। उसके नीचे लिखा है उम्मीदवार के खर्च की सीमा का अनुपालन करवाना। इधर लिखा है राजनीतिक दलों को मान्यता देना, चुनाव चिन्ह आवंटित करना, निर्वाचन की व्यवस्था करना। और इसके कार्यों में नीचे की तरफ दो कार्य जो दिए वो है सांसदों व विधायकों की अयोग्यता में राष्ट्रपति व राज्यपाल को परामर्श देना, चुनाव आचार संहिता तैयार करना। उसके बाद प्रश्न नंबर 18 है। प्रश्न नंबर 18, मतदान किसे कहते हैं? भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, मतदान आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों में एक निश्चित आयु सीमा पूरी करने वाले लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया जाता है। मतदान के द्वारा ही लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला है देश हित व एवं राजनीतिक दलों की नीतियां तथा नीतिगत फैसले। सेकंड है जाति, धर्म, क्षेत्रवाद, भाषावाद, स्थानीय प्रभाव भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। थर्ड है राष्ट्रीय महत्व एवं दलों के सिद्धांत तथा प्रत्याशी का व्यक्तित्व। चौथा पॉइंट है निवर्तमान सरकार के कार्य, दलों की घोषणाएं, वायदे, टीवी, सोशल मीडिया, समाचार पत्र व पत्रिकाएं। फिफ्थ है अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ये समूह प्रचार, प्रसार, प्रदर्शन, गोष्ठी, आंकड़े प्रकाशित करना, लंबिक आदि करते हैं। अथवा में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है स्थानीय निकाय में चुनाव का प्रतिशत क्यों बढ़ा हुआ रहता है? उत्तर, लोकसभा और विधानसभा की तुलना में स्थानीय निकायों की चुनाव कभी कभी 100% भी हो जाते हैं। स्थानीय निकाय के चुनाव में मतदाताओं को प्रतिशत बढ़ाने के कारण निम्नलिखित हो सकते हैं। पहला है स्थानीय समस्याओं के निपटारों में जनता की रुचि अधिक रहती है। सेकंड, इसमें क्षेत्रीय विकास की भावना बलवान होती है। थर्ड, इसमें जनता और सरकार के बीच सीधा संबंध होता है, इसलिए सरकार की गतिविधियों का परिवर्तन जनता तत्काल व सीधे चाहती है। चौथा, स्थानीय सुधार कार्यों का लाभ सीधा जनता को मिलता है, इसलिए शासन के कार्यों में रुचि ली जाती है। पांचवा, स्थानीय निकाय की चुनाव प्रक्रिया स्थानीय कार्यों पर आधारित होती है, जिसका लाभ हानि के बारे में तत्काल जनता सोचती है। अथवा में एक और प्रश्न दिया है मतदाता किन कारणों से मतदान करने नहीं जाते हैं? उत्तर, बहुत से मतदाता चुनाव के प्रति जागरूक नहीं होते हैं और वे मतदान करने नहीं जाते हैं। कई कारणों से मतदाता मतदान करने नहीं जाते हैं, जैसे पहला पॉइंट है कई मतदाता सोचते हैं कि मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ता है। दूसरा, कुछ लोग ये सोचते हैं कि चुनाव में मेरा अपना कोई नजदीकी व्यक्ति तो प्रत्याशी नहीं मतलब मुझे वोट देने नहीं जाना है। तीसरा, कुछ लोग इस कारण वोट नहीं देने जाते कि कोई अच्छा प्रत्याशी चुनाव में नहीं खड़ा है। चौथा, कई लोग अपने अन्य निजी कारणों से वोट डालने नहीं जाते हैं। पांचवा, अशिक्षा के कारण मताधिकार के महत्व को समझ नहीं पाते और वोट डालने नहीं जाते हैं। छठवां, लोग में अपने अधिकार के प्रति जागरूकता की कमी है, यही कारण है कि मतदान का प्रतिशत 100% नहीं होता है। सातवां, रूढ़िवादिता के कारण मतदान करने नहीं जाते हैं।
तक। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और इसी तरह से और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं सेट से पूछे जा रहे हैं, तो आप अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए ये चारों के चारों सेट देख करके ज़रूर जाएं। और डेली हम लोग एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं। क्वेश्चन पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन इसी में से रहते हैं। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।